कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल खंड में मैं श्रीमती अर्चना तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 4 के अंतर्गत खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण विषय से संबंधित पाठ पढ़ेंगे। अध्याय 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। खनिज क्या है? खनिज की कई परिभाषाएं हो सकती हैं। अलग अलग विषयों में अलग अलग प्रकार से उसको परिभाषित किया गया है। विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अजैविक, ठोस, द्रव्यदार यौगिक या तत्वों को खनिज कहते हैं। भूगोल में इसका रूप व्यापक हो जाता है। प्रायः वे सभी चीजें जो प्राकृतिक हों और हमें खनन के द्वारा प्राप्त हो उसे हम खनिज कहते हैं। मतलब जो भी चीजें जो प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध हैं और खनन के द्वारा हमें प्राप्त होती है उसे हम खनिज कहते हैं भूगोल में। उदाहरण मिट्टी, रेत, कीमती पत्थर, खनिज तेल, लौह अयस्क, प्राकृतिक गैस आदि। हमारे दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं खनिजों से बनी होती हैं। हम लोग जो दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज़ें उपयोग करते हैं उसकी अधिकांश चीज़ें खनिजों से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे घर हम बनाते हैं। घर मिट्टी का होता है, चूना यूज़ किया जाता है, सीमेंट यूज़ किया जाता है, लोहा, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं से खनिज होती हैं। आभूषण बनाते हैं, सोना, चांदी, तांबा, माणिक, ये सारी चीज़ें भी खनिज ही होती हैं। ईंधन के रूप में हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी तेल का उपयोग करते हैं, कोयला, गैस आदि का उपयोग करते हैं। ये सब भी खनिज ही होते हैं। परमाणु संयंत्र, यूरेनियम और थोरियम, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। इस प्रकार हमारे दैनिक उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीज़ें आती हैं, अधिकांश चीज़ें हम खनिज के रूप में उपयोग करते हैं। हम बोल सकते हैं भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त की जाती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। ये एक खनिज की परिभाषा है भूगोल विषय के अंतर्गत। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं जमीन को खोदकर या भूमि को खोदकर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। आजकल लगभग हर चीज खनिज की ही पाई जाती है। सुई से लेकर के कार तक की चीजें कहीं न कहीं उसमें खनिज का उपयोग होता ही है। चाहे सुई ले लीजिए आप, चाहे कार ले लीजिए, सब में खनिज का उपयोग होता है। अब हम देखते हैं जब कोई खनिज अच्छा संसाधन बन जाता है तो उस क्षेत्र में खुदाई करके खनिजों को निकाला जाता है। कोई भी खनिज संसाधन 1-2 दिन में नहीं बनता, हजारों वर्षों में के वहाँ पर जीवाश्म दबते जाते हैं और तब वहाँ पर रासायनिक क्रिया होने से खनिज पदार्थ बनते हैं। तो जब कोई खनिज, जब वहाँ का कोई भी चीज़ अच्छा संसाधन बन जाता है, हमारे लिए अच्छा उपयोगी हो जाता है। संसाधन मतलब मनुष्य के लिए, मानव के लिए उपयोगी चीज़ें, मानव के लिए अगर वो उपयोगी बन जाता है तो उस क्षेत्र में खुदाई करके खनिजों को निकाला जाता है। खनिज भूगर्भिक प्रक्रियाओं से निर्मित होती है तथा पृथ्वी पर इसकी मात्रा सीमित होती है। खनिज, जो भी खनिज है वो असीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, वो सीमित मात्रा में है। हर जगह अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं, एक ही प्रकार के खनिज सब जगह नहीं मिलते हैं, अतः वो उसकी मात्रा सीमित होती है। सभी खनिजों का नवीकरण नहीं हो सकता है और जितने भी खनिज होते हैं सभी खनिजों का नवीकरण अर्थात फिर से उपयोग करने की प्रक्रिया, एक बार उपयोग करने के बाद उसको पुनः हम प्रयोग नहीं कर सकते सभी खनिजों को। लगातार उपयोग करने से खनिज समाप्त हो जाते हैं और लगातार हम उपयोग करते रहते हैं तो खनिज समाप्त हो जाते हैं। इसका उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि वो अगली पीढ़ी को भी उपलब्ध हो सके। हम जो खनिज उपयोग करते हैं उसको हम अंधाधुंध उपयोग ना करें, अपनी आवश्यकता के अनुसार ही उसको सहेज कर संरक्षित करके रखें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब आवश्यक हो तभी उपयोग करें और अगर जो आवश्यक नहीं है उसको संभाल कर रखें। तब खनिज हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध रहेगी। अन्यथा अगर हम उसका अंधाधुंध उपयोग करेंगे
तो अगली पीढ़ी के लिए कोई भी प्रकार के खनिज हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार खनिजों का संरक्षण भी आवश्यक है। अब हम देखेंगे खनिज कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं। हर जगह एक ही प्रकार के खनिज या हर जगह सभी खनिजें नहीं पाई जाती हैं। तो पहला है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में। इसका निर्माण अधिकतर ज्वालामुखी उद्गार के समय तरल अवस्था में दरारों के सहारे धरातल पर लावा का जमाव होता है और कई वर्षों बाद जब ठंडी होकर वो जम जाती है तब खुदाई करने पर खनिज प्राप्त होता है। तो वहाँ पर क्या खनिज प्राप्त होता है? जस्ता, तांबा, सीसा और जिंक। आग्नेय चट्टानों पर, जैसे कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है आग्नेय, ये ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं और कायांतरित ही उसका एक पार्ट है। आग्नेय चट्टान का एक रूप है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो उसमें क्या प्राप्त होता है? जस्ता, तांबा, सीसा और जिंक। अगला है अवसादी चट्टानों से। जब किसी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जब चट्टानें टूटने लगती हैं तब उसमें उपस्थित खनिज अयस्क के रूप में रह जाते हैं, जिसे हम दोबारा अलग कर खनिज प्राप्त करते हैं। तो उससे किस प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं? पोटास और सोडियम अवसादी चट्टानों से। तीसरा है जलोढ़ जमाव से। जो खनिज जल में घुलनशील नहीं होते हैं वे जलोढ़ मृदा के अंदर जलोढ़ जमाव के रूप में रह जाते हैं और इस प्रकार के निक्षेप को प्लेसर निक्षेप भी कहा जाता है। जलोढ़ जमाव, जल के साथ जितने भी मलबा जो है वो बहकर आते हैं और जब नदी अपनी अंतिम अवस्था में होती है, वृद्धावस्था में होती है, उस समय उसका मलबे का जमाव होता है, निक्षेप होता है और उस निक्षेप से कुछ खनिज जो होते हैं वो बहकर आ जाते हैं और वहीं पर वो प्राप्त होते हैं। तो उसे जलोढ़ जमाव निक्षेप कहते हैं और उसमें सोना चांदी प्राप्त होता है और इस प्रकार के निक्षेप को प्लेसर निक्षेप भी कहा जाता है। चौथा है महासागरीय जल से। बहुत सारे खनिज महासागरीय जल से भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि नमक है, मैग्नीशियम है, ये महासागरीय जल से प्राप्त होते हैं। पांचवा है धरातलीय चट्टानों के अपघटन द्वारा। कुछ खनिज शुष्क क्षेत्रों में धरातलीय चट्टानों में वाष्पीकरण के कारण परतों के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो वो खनिज वहाँ पर वो खनिज प्राप्त होते हैं और वो खनिज कहलाते हैं बॉक्साइड। कुछ खनिज शुष्क क्षेत्रों में धरातलीय चट्टानों में वाष्पीकरण के कारण परतों के रूप में निर्मित हो जाते हैं। तो वो उसमें बॉक्साइड प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं खनिज किसके हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन लग रहा है खनिज किसका, तो खनिज कहाँ प्राप्त होते हैं? भूतल में प्राप्त होते हैं, खुदाई से प्राप्त होते हैं। तो कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, किसी अपनी खुद की ज़मीन में मिल सकते हैं, किसी सरकारी ज़मीन में मिल सकते हैं, किसी प्राइवेट ज़मीन में मिल सकते हैं, कहीं भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए सब देशों में अलग अलग कानून बनाया गया है। अगर ब्रिटेन और अमेरिका में ये है कि अगर कोई भी प्रकार का खनिज ज़मीन के मालिक के ज़मीन में मिलता है तो वो खनिज उस ज़मीन के मालिक का होगा। अगर कोई खनिज किसी प्राइवेट ज़मीन में किसी अपनी खुद की ज़मीन में निकलता है, अचानक कहीं पेट्रोलियम निकलने लगा, कहीं सोना निकलने लगा, कहीं लोहा निकलने लगा अचानक किसी के खेत में, तो ब्रिटेन और अमेरिका में वो जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़मीन के मालिक की हो जाती है। जर्मनी में इस प्रकार से अगर किसी की ज़मीन में, प्राइवेट ज़मीन में निकलता है तो वो सरकार की होगी। लेकिन भारत देश में ये कानून है कि देश में अगर किसी के ज़मीन में भी खनिज प्राप्त होता है तो वह पूरे देश का हो जाता है, वो सभी की प्रॉपर्टी हो जाती है। और तब क्या होता है, भारत में खनिज एक सार्वजनिक संपत्ति हो जाती है और यह सभी की साझी संपत्ति कहलाती है। उस समय सरकार नियम बनाते हैं और उस नियम के अनुसार कार्य करना पड़ता है। उसे कहते हैं हम लोग खनिज नीति। भारत में खनिज नीति औद्योगिकरण नीति के विकास के साथ साथ बदलती रहती है। मतलब जो खनिज की नीति
शुरुआत से बनी है वही नीति या नियम हमेशा नहीं चलता है। जैसे जैसे प्रकार से औद्योगिकरण होता है, उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, खनिज संपदा प्राप्त होती है और उसी के अनुसार नीति का निर्धारण होता है, नीति में बदलाव होते रहता है। फिर है खनन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से खनन किया जाता है, किस प्रकार से भारत देश में खनिजों की खुदाई की जाती है और कौन खुदाई करता है, किन किन जगहों पर किस प्रकार के खनिज का जमाव है, ये सबसे पहले पता लगाया जाता है कि कहाँ पर किस प्रकार के खनिज प्राप्त हो रहे हैं। ये काम कौन करता है? भूवैज्ञानिक संरक्षण विभाग जानकारी जुटाने का काम करता है। ये जानकारी कौन जुटाता है? भूवैज्ञानिक संरक्षण विभाग। फिर क्या करता है? सरकार ऐसे खनिज निक्षेपित भूमि की नीलामी करती है। फिर वो जमीन जो होती है जहाँ पर खनिज प्राप्त हो रही है वो भूमि सरकार की हो जाती है। सरकार उस भूमि की नीलामी करती है और नीलामी प्रक्रिया के बाद जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो ठेका मिल जाता है। जो सही व्यक्ति होता है उसको वो ठेका मिलता है और फिर वह खनन कार्य करता है। इस प्रकार से खनिजों की खनन की प्रक्रिया होती है। अब हम आगे देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिज कितने प्रकार के होते हैं ये भी बोला जा सकता है। खनिज है धात्विक खनिज, पहला कहेंगे धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज, तीसरा है ऊर्जा खनिज और चौथा है परमाणु खनिज। अगर बच्चे इस प्रकार से टेबल बना लें तो टेबल बनाने से क्या होता है, याद करने में बहुत सुविधा होती है। इसलिए आप टेबल बना सकते हैं इस तरीके का और पूरा इस तरह से याद कर लें, बहुत जल्दी याद होता है। और बाद में जब उसको डिफाइन करना है, उसको सबका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है तो आप आसानी से उसको फिर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के 3 प्रकार हैं। लौहयुक्त धात्विक खनिज, दूसरा है अलौहयुक्त धात्विक खनिज और तीसरा है बहुमूल्य खनिज। उसके बाद है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में आते हैं अभ्रक, नमक, पोटाश, चूना, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। ऊर्जा खनिज में आते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। परमाणु खनिज के अंतर्गत आते हैं यूरेनियम, थोरियम। लौहयुक्त धात्विक खनिज में जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। लौह इसके अंतर्गत आते हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। अलौहयुक्त धात्विक खनिज जिसमें कि लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। इसके अंतर्गत आते हैं तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। इसके बाद आते हैं बहुमूल्य खनिज जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य होता है, बहुमूल्य। ये आते हैं, ये कहलाते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। अब आगे हम इसका विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंतर्गत जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है उसमें लौहयुक्त धात्विक खनिज, अलौहयुक्त धात्विक खनिज और बहुमूल्य खनिज, 3 प्रकार के खनिज होते हैं। लौहयुक्त धात्विक खनिज में सबसे पहला है लोहा अयस्क। लोहा अयस्क, लोहा आधुनिक विकास का आधार है। लोहा हमारे आधुनिक समय में पूरे विश्व के विकास का आधार है लोहा। लोहा अयस्क से कच्चा लोहा तथा इस्पात बनाए जाते हैं। लोहा एक आधारभूत खनिज है। लोहा अयस्क शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। भारत में सबसे अधिक लोहा ओडिशा राज्य में पाया जाता है। इस बात को बच्चे जरूर ध्यान देंगे। अभी अधिकांश खनिजें ओडिशा और झारखंड में अधिकांश खनिजें पाई जाती हैं। इसलिए इसको भी आप टेबल बना के याद कर सकते हैं कि अधिकांश बहुमूल्य खनिजें ओडिशा, झारखंड में पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक लोहा ओडिशा राज्य में पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। धातु की मात्रा के अनुसार लौह अयस्क को 4 भागों में बांटा गया। उसके 4 प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे जैसे उसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, जैसे उसकी क्वालिटी होती है, उस प्रकार से लोहा 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छे प्रकार का जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइड अयस्क होता है। वो सर्वोत्तम अयस्क होता है, सबसे अच्छा, सबसे उत्तम होता है। इसमें लोहे की मात्रा 70.4% पाई जाती है। इसमें लोहे की मात्रा 70.4% पाई जाती है। अब यहाँ पर हम एक
डायग्राम से देखेंगे, चित्र से देख प्रदर्शित कर रहे हैं कि कहाँ पर कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है। तो 33% लोहा ओडिशा राज्य में पाया जाता है। सबसे अधिक 33% लोहा ओडिशा राज्य में पाया जाता है। उसके बाद 28% लोहा झारखंड में, 19% लोहा छत्तीसगढ़ में, 11% कर्नाटक में और 9% अन्य राज्यों में लोहा पाया जाता है। इस प्रकार से हमारे देश में लोहे का वितरण है। बिना लोहे का विश्व या देश का विकास संभव नहीं है। ये सभी जानते हैं कि बिना लोहे के पूरे विश्व का विकास नहीं हो सकता है, उसका संभव ही नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे भारत में लौह अयस्क की पेटियां, मतलब कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी मात्रा में और किस क्वालिटी की लौह अयस्क पाई जाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा एवं झारखंड में लौह अयस्क आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ीसा और झारखंड में लौह अयस्क बहुत अच्छी क्वालिटी के और अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उड़ीसा में मयूरभंज एवं केदुझर, उड़ीसा के मयूरभंज एवं केदुझर में, झारखंड में शिवभूमि में लौह अयस्क पाया जाता है। इसके बाद है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी यह महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में 26,476 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार बेलाडीला में है। यहाँ का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान को निर्यात किया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में उच्च कोटि का लौह अयस्क प्राप्त होता है और यहाँ का पूरा लौह अयस्क जापान विशाखापट्टनम पत्तन से जापान को निर्यात किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र का है, दुर्ग बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखेंगे पल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कामंगलूर, तुमकुरू पेटी। ये साउथ की थोड़ी सी वर्डिंग्स है, तो वो याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, तो आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना जरूरी है। यह पेटी कर्नाटक के अंतर्गत आती है। उच्च कोटि का लौह अयस्क कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र में कुद्रेमुख की खानें संसार की बड़ी खानों में से एक है। ये उच्च कोटि का लौह अयस्क कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र में पाया जाता है और जो कुद्रेमुख की खान है वो संसार की सबसे बड़ी खानों में से एक है। अब हम अगला देखेंगे महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह गोवा तथा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में है। यहाँ पर उत्तम किस्म का लोहा नहीं पाया जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी में उत्तम किस्म का लोहा नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ऐसी सामान्य किस्म का लोहा पाया जाता है। अब अगला हम पढ़ेंगे मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग प्रमुख रूप से लोहा इस्पात उद्योग में होता है। लोहे के साथ मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। इस्पात में 12 से 14% मैग्नीज होता है। लोहा का उपयोग में मैग्नीज का सबसे महत्वपूर्ण हाथ होता है, उसको मिलाकर ही इस्पात बनाया जाता है और इस्पात में 12 से 14% क्या होता है, मैग्नीज होता है। भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में उच्च कोटि के मैग्नीज के भंडार हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में मैग्नीज भी बहुत उच्च कोटि का पाया जाता है। और यहाँ पर फिर देखिए बच्चों कि सबसे ज्यादा मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाता है। कोयला भी पाया जाता है, लौह इस्पात भी पाया जाता है और मैग्नीज भी पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, मिट्टी के बर्तन, टाइल्स, ब्लीचिंग पाउडर, पेंट, कीटनाशक आदि में होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे अलौह खनिज।
इसमें सबसे पहले है तांबा। भारत में तांबे के भंडार अपेक्षाकृत कम है। तांबा का उपयोग यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन इसके भंडार यहाँ पर कम है। अतः भारत में तांबे का आयात किया जाता है। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसे का भी निर्माण किया जाता है। तांबा ताप तथा बिजली का सुचालक होता है। तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने, टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, घरेलू उपयोग की अन्य चीजें, आभूषणों को पक्का करने आदि में किया जाता है। तांबे का अधिकांश जमाव राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्यों में है। देश का 37% से अधिक भंडार झारखंड राज्य में है। या मैं फिर बताई थी आपको, उड़ीसा और झारखंड में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, तो तांबे का भंडार 37% भंडार क्या है, हमारे झारखंड में है। मध्य प्रदेश के बालाघाट की खान भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख स्रोत है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनाया जाता है। भारत में बॉक्साइट के प्रचुर भंडार हैं। भारत के कुल उत्पादन का 50% उड़ीसा में पाया जाता है। यहाँ फिर देखिए, अधिक 50% बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा में पाई जाती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है, क्योंकि इसमें लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ यह हल्की भी होती है, और आज वर्तमान समय में अधिकांश कामों के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बॉक्साइट के भंडार हैं। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के 2010 के अनुसार भारत में कुल भंडार 348 करोड़ टन था। अब आगे पढ़ेंगे हम आधात्विक खनिज। इसमें अभ्रक आधात्विक खनिज है। इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। यह बहुत महीन पतली परतों की बनी हुई होती है। ये परतें इतनी महीन होती हैं कि इसमें 1000 परतें भी कुछ सेंटीमीटर ही मोटी होती है। मतलब जो प्लास्टिक पॉलीथीन होता है, वैसी पतली पतली इसकी परतें पाई जाती हैं। बहुत चमकीली होती हैं और बहुत पतली महीन परत होती हैं, तो कुछ सेंटीमीटर ही मोटी होती हैं। 1000 अगर हम परतें उसमें लगा लें तो कुछ सेंटीमीटर ही मोटी होती हैं। अभ्रक काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग के भी होते हैं। राजस्थान के अजमेर में बड़ी मात्रा में ये पाए जाते हैं। इसके बाद है चूना पत्थर। चूना पत्थर भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। चूना पत्थर कैल्शियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है और उससे बनी चट्टानों में पाई जाती है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। लोहे को पिघलाने में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अब है ऊर्जा खनिज। इसमें है पेट्रोलियम। आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी चीज है, वो ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। प्लास्टिक एवं खाद में भी इसका उपयोग होता है। आवश्यकता से कम उत्पादन यहाँ पर होता है। जितनी आवश्यकता भारत देश में है उससे कम उत्पादन होता है, इसलिए भारी मात्रा में इसका आयात करना पड़ता है। सबसे पहले 1990 में असम के डिगबोई में तेल शोधक कारखाना खोला गया था। सबसे पहले 1890 में, 1990 बोल दी थी शायद मैं, 1890 में असम के डिगबोई में तेल शोधक कारखाना खोला गया। भारत में पेट्रोलियम के अनुमानित भंडार 17 अरब टन हैं, जिसको अभी भंडार खोलना है। अभी भारत में पेट्रोलियम के 4 क्षेत्र हैं। पहला है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा गुजरात प्रदेश, तीसरा मुंबई हाई, चौथा है पूर्वी तटीय क्षेत्र। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं असम की घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। गुजरात प्रदेश के अंतर्गत आते हैं खंभात बेसिन और गुजरात का मैदान। फिर है मुंबई हाई का क्षेत्र और चौथा है पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बेसिन आते हैं। फिर है परमाणु खनिज। इसके अंतर्गत आते हैं यूरेनियम और थोरियम। ये दोनों नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में यूरेनियम कम मात्रा में पाया जाता है, अतः भारत को यूरेनियम का आयात करना पड़ता है। भारत में लेकिन थोरियम अधिक मात्रा में, विपुल मात्रा में पाए जाते हैं
और भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि यूरेनियम का सब्स्टिट्यूट थोरियम को बनाया जा सके। कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं, अधिक मात्रा में भंडार पाए गए हैं। परमाणु ऊर्जा के स्रोतों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। परमाणु ऊर्जा के जो भी स्रोत हैं, जहां से भी परमाणु यूरेनियम और थोरियम जहां पर भी प्राप्त हो रहे हैं, उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। केंद्र सरकार उस पर अपना कार्य करती है, कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसका खनन केवल केंद्र सरकार के देखरेख में ही होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे खनिज के प्रकार। यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। खनिज संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव। खनिज संसाधन जो हमें प्राप्त है, खनिज संसाधन खनिज समाप्त होने वाले संसाधन है, अतः यदि हम उसका तीव्र गति से दोहन करते रहें तो वे कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाएंगे, अतः उनका संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। संसाधन समाप्त संसाधन है। संसाधन, अधिकांश संसाधन जो होते हैं वो नवीकरणीय नहीं है, उनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संसाधन को समाप्त होने से बचाने के लिए उसका संरक्षण करना आवश्यक है। जो भी खनिज संसाधन है, जो भी खनिज हमारे पास उपलब्ध हैं, वो हो सकता है कि कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएं, तो उनका संरक्षण भी आवश्यक है। पहला है प्रौद्योगिकी का विकास करना, जो भी है प्रौद्योगिकी का विकास करना है। दूसरा है खनिजों का विकल्प खोजना, जो भी खनिज हमारे पास उपलब्ध हैं और अगर वो समाप्त हो जाएं तो उसका क्या है सब्स्टिट्यूट, उसका विकल्प क्या है, वो विकल्प खोजना जरूरी है। और तीसरा है खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग। जो भी खनिज हम उपयोग कर रहे हैं, जितनी आवश्यकता है बस उतना ही उपयोग करें, और जो बाहर फेंकाया रहता है हम उसको यथास्थान फिर से रख दें, ताकि उसको पुनः हम प्राप्त कर सकें। खनिजों से उप उत्पादों की प्राप्ति। जो खनिज से उत्पाद हमको मिलते हैं, उसके जो बचे वाले खनिज होते हैं, जो खराब खनिज होते हैं, उससे भी और कुछ दूसरे उत्पादों की प्राप्ति कर सकते हैं। आधुनिक यंत्रों उपकरणों का प्रयोग करके खनिज को निकाला जाए ताकि वो वेस्ट ना हो। लोगों में जागरूकता लाना आवश्यक है कि खनिज समाप्त हो सकता है, इसलिए उसका संरक्षण करना आवश्यक है, उसका सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। ये सारी बातों के लिए लोगों को जागरूक करना भी आवश्यक है। और अन्य उपाय के अंतर्गत ये आते हैं कि हम और भी, जैसे कि ऊर्जा के अन्य स्रोत भी ले सकते हैं, कि हम सोलर एनर्जी उपयोग करें, है ना, पवन ऊर्जा का उपयोग करें। इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम ऊर्जा को, जो अभी हमारे पास जो ऊर्जा है, खनिज है, उसको हम बचा सकते हैं और उसका एक विकल्प भी खोज सकते हैं। इस प्रकार खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अगर हम खनिज संसाधनों का संरक्षण नहीं करते हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से अभी हम खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण पाठ पढ़ रहे थे। खनिज संसाधन औद्योगिकरण पाठ में यहाँ तक कंप्लीट होता है खनिज संसाधन, और औद्योगिकरण के लिए हम अगली क्लास में औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सभी को मैं ले ली हूँ। अब सभी बच्चे इसको कॉपी में लिख लेंगे, और लिखना आवश्यक है, क्योंकि कॉपी में जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा, दिमाग में नहीं बैठता, इसलिए कॉपी में लिखना आवश्यक है। अगली पाठ में औद्योगिकरण के बाद हम प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। धन्यवाद।